अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमने पढ़ना है डीएनए रिपेयर। अब डीएनए रिपेयर की क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि हमारे सेल में जो डीएनए होता है उसमें डिफरेंट केमिकल्स या रेडिएशंस की वजह से डैमेज हो जाता है और हमारे सेल्स में डिफरेंट मैकेनिज्म है इस डैमेज डीएनए की रिपेयर के लिए। तो आज हमने वो पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ते हैं मिसमैच रिपेयर। अब हमारा ये डीएनए है, ये जो ग्रीन कलर में दिखाया है ये हमारे पास पेरेंटल डीएनए और जो रेड कलर में दिखाया है ये हमारे पास जो है ना न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है। और इसका ये सेगमेंट जो दिखाया है इसमें हमारे पास पेरेंटल डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स नहीं है और मिसमैच न्यूक्लियोटाइड्स एडिड हैं। तो ई कोलाई में अगर देखें तो कुछ प्रोटीन्स होती हैं म्यूट प्रोटीन्स, वो इस मिसमैच्ड न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं यहाँ पे इनको आइडेंटिफाई कर लेती है। आइडेंटिफिकेशन किस बेस पे होती है? पेरेंटल डीएनए जो हमारे पास था उसमें तो म्यूटेशन मिथाइलेशन हुई होती है। मिथाइलेशन की वजह से इसको सेल रिकॉग्नाइज करता है कि ये करेक्ट डीएनए है और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है इसमें मिथाइलेशन नहीं हुई होती और तो इस बेस पे इसको म्यूट प्रोटीन्स आके आइडेंटिफाई कर लेती हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद इसको जो है ना न्यू जो हमारे पास अनमैच्ड मिसमैच्ड न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास हमने रिकॉग्नाइज तो कर लिया, अब हमने रिपेयर करना है। रिपेयर कैसे होगा कि अब ये जो हमारे पास मिसमैच्ड न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके पास एंडोन्यूक्लियस आएगा और यहाँ पे निक क्रिएट कर देगा और एक्सोन्यूक्लियस इस मिसमैच्ड न्यूक्लियोटाइड को बाहर निकाल देगा। जिससे यहाँ पे इसको बाहर निकाल दिया, एंडोन्यूक्लियस ने निक लगाया और एक्सोन्यूक्लियस ने इसको बाहर निकाल दिया। अब इस गैप को फिल करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा और यहाँ पे जो करेक्ट और प्रॉपर इसके कॉम्प्लीमेंट पेरेंटल डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो ऐड करेगा और फिर जो न्यू डीएनए बनेगा उस न्यू डीएनए ये येलो में बन गया, इसको जो ओरिजिनल डीएनए था रेड उसके साथ अटैच करने के लिए डीएनए लाइगेज आएगा। इसका क्लिनिकल ये है कि हमारे पास अगर इन मिसमैच रिपेयर जो एमएमआर प्रोसेस है इसके अंदर जो इन्वॉल्व प्रोटीन्स हैं अगर वो डैमेज्ड हैं या जो जीन इन प्रोटीन्स को कोड कर रहा था वो म्यूटेटेड है या डैमेज्ड है तो हमारे पास एक सिंड्रोम होता है लिंच सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर। तो ये कैंसर होता है कोलोरेक्टल एरिया का। 5% कोलोरेक्टल कैंसर जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि हमारे पास एमएमआर प्रोसेस के अंदर जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं उनके जीन्स के अंदर म्यूटेशन होती है। अब सेकंड प्रोसेस है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर, NER भी बोलते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड में कैसे डैमेज हो जाता है उसकी वजह यह है कि जो इसकी सबसे बेसिक रीज़न है यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, ये कोवलेंटली चेंजेस क्रिएट करती हैं। अब जो हमारे पास जो डीएनए था उसमें पायरामिडीन्स थी, उनकी आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग करा के डाइमर बना देता है। अगर ये डाइमर थायमीन डाइमर था तो ये डीएनए पॉलीमरेज को एक्ट करने से रोकता है। जब डीएनए पॉलीमरेज एक्ट नहीं करेगा तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी। इस तरह से हमारे पास सब प्रोसेस रुक जाता है। अब इसकी रिपेयर करने के लिए सेल में मैकेनिज्म होता है NER का, न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर। अब सबसे पहले हमारे पास सेल के अंदर एक प्रोटीन होती है UVR-ABC, वो इस डाइमर को रिकॉग्नाइज करती है और उसको क्लीव करके बाहर निकाल देती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो डाइमर था तो UVR-ABC प्रोटीन आके इसको रिकॉग्नाइज करेगी और जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड था उसको बाहर निकाल देगी, जो इम्प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड था, जो डाइमर था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गैप जो बना था उसमें पिछले प्रोसेस की तरह डीएनए पॉलीमरेज आके न्यू न्यूक्लियोटाइड आके आएगा और डीएनए लाइगेज उसको ओरिजिनल स्ट्रैंड के साथ अटैच कर देगा। और इसका क्लिनिकल ये है, कुछ जीपी प्रोटीन्स होती हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होती हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर में। अगर जीपी प्रोटीन्स के जीन में म्यूटेशन है तो जीपी प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगी और एक कंडीशन होती है ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसा। इस तरह से हमारे पास ये क्लिनिकल कोरिलेट हो जाता है। और थर्ड प्रोसेस हमारे पास आ जाता है बेस एक्सcision रिपेयर, BER। वो NER था न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर और ये है BER बेस एक्सcision रिपेयर। इसकी रीजंस क्या होती हैं? इसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं इसमें डीएमाइनेशन हो जाती है ड्यू टू सम एजेंट्स, अल्काइलेटिक एजेंट। फॉर एग्जांपल नाइट्रस एसिड है, ये क्या करता है साइटोसिन में डीएमाइनेशन करा के इसको यूरासिल में कन्वर्ट कर देता है, एडेनिन में डीएमाइनेशन करा के इसको हाइपोजेंथीन में और गुआनिन में डीएमाइनेशन करा के इसको हाइपोजेंथीन में कन्वर्ट कर सकता है। अब हमारे पास डिफरेंट बेसिस आ गई जो कि ओरिजिनल बेसिस नहीं है, हमारे पास डीएमाइनेशन से डिफरेंट टाइप की बेसिस बन गई हैं। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे ये म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं और डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ या डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। अब इन एबनॉर्मल बेसिस को रिमूव करने के लिए पहले इनको रिकॉग्नाइज करना होता है डीएनए में और फिर इनको रिमूव करवाना होता है। तो रिमूवल, उसको रिकॉग्निशन और रिमूवल के लिए ग्लाइकोसाइलेसिस कुछ एंजाइम्स होते हैं वो
आते हैं, इनको रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको क्लीव करके बाहर निकाल देते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड रिमूव नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियोटाइड था, ये इसकी शुगर है, इसकी 5N पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेसिस अटैच है। फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है ना ये इम्प्रॉपर है और इनकी डीअमाइनेशन से कुछ और बेस बन गई थी, तो इनको रिमूव कर देता है यहाँ से, ग्लाइकोसाइलेसिस इनको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और अब हमारे पास बच गया है शुगर फॉस्फेट रेजिड्यू बच गया है। अब ये जो शुगर फॉस्फेट रेजिड्यू बच गया है इसको हम बोलते हैं एपी साइट। तो एपी साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं कुछ एपी एंडोन्यूक्लिएजेस आके इसको रिकॉग्नाइज करते हैं और वहाँ पे डिऑक्सीफॉस्फेट लाइएजेस जो है ना इनको रिमूव कर देते हैं। लाइक ये हमारे पास पूरा डीएनए था, डीएनए के साथ न्यूक्लियोटाइड अटैच था, उसकी बेस तो रिमूव हो गई। अब ये शुगर फॉस्फेट रेजिड्यू है, उसको जो है ना सेपरेट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए डिऑक्सीफॉस्फेट लाइएज एक एंजाइम आता है, वो रिमूव कर देता है। और फिर डीएनए पॉलीमरेज आता है, वो जो है ना यहाँ पे करेक्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड कराता है और न्यूक्लियोटाइड को ओरिजिनल डीएनए से अटैच करने के लिए फिर उसी तरह डीएनए लाइगेज एंजाइम आता है। अब फोर्थ प्रोसेस दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रिपेयर। ये कंप्लीट डीएनए था, कुछ रीजंस होती हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन या ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स की वजह से पूरे डीएनए में कट लगा देता है और डीएनए फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। अब इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को इस डीएनए को रिपेयर करने के लिए दो मैकेनिज्म होते हैं। एक होता है नॉन होमोलोगस एंड रिपेयर्स, एंड ज्वाइनिंग या एंड रिपेयरिंग। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे कट लगा था, ये 2 डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं और यहाँ पे भी कट लगा था, ठीक है। अब ये 3 डीएनए फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। अब बीच वाला अगर हम देख रहे हैं, अगर फर्स्ट प्रोसेस हम देख रहे हैं नॉन होमोलोगस एंड रीजॉइनिंग, तो अब डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को वो ये नहीं देखता कि ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो होमोलोगस है या नहीं, रैंडम डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन कर देता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे भी कट लगा था, यहाँ पे भी कट लगा था, ये डीएनए रिमूव हो जाएगा और इन दोनों सेगमेंट्स को आपस में जोड़ देगा। अब ये जो मैकेनिज्म है ये एरर प्रोन है और म्यूटेजेनिक है, इससे म्यूटेशंस भी कॉज हो सकती हैं और इसके बाद कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारा जो डीएनए था वो लॉस हो गया है। अब ये वाला डीएनए फ्रेगमेंट लॉस हो गया और ये दोनों आपस में अटैच हो गए। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है ना हमारे पास एक अच्छा मैकेनिज़्म नहीं है। उसके बाद दूसरा मैकेनिज़्म है उसको बोलते हैं होमोलोगस रीजॉइनिंग। ये नॉर्मली मियोसिस में भी होता है, इसमें जो है ना होमोलोगस क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़ा जाता है और इसका क्लिनिकल कोरिलेट्स ये है कि BRCA1 और BRCA2 प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं इस प्रोसेस में, होमोलोगस रीजॉइनिंग में। तो अगर इनके जीन्स में प्रॉब्लम आ गई हैं, जो जीन्स इसको कोड कर रही थी, तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गिव अ लाइक, शेयर करें और कमेंट भी करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इफ़ यू वांट टू गेट मोर टॉपिक्स डन विद मी, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको कोई भी टॉपिक जो आप चाहते हैं मैं कवर करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।